नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास फिर हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हमारे भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। और बहुत सारी जनसंख्या इस बीमारी से, इस समस्या से त्रस्त है, जिसका नाम है डिप्रेशन, यानी कि अवसाद, यानी कि मानसिक रोग या नीरो से संबंधित समस्या। देखिए, प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि वास्तव में डिप्रेशन बोलते किसको हैं, अवसाद किसको कहते हैं। ये एक प्रकार का मानसिक रोग है और ये जो समस्या है वो सामान्यतः हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जो हमारी दिनचर्या को तो प्रभावित करता ही है, बल्कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रभावित होने की वजह से या उस परिवार में रहने वाले एक या एक से अधिक सदस्यों के साथ में अगर इस प्रकार की कोई समस्या होती है तो व्यक्ति विशेष तो परेशान होता ही है, बल्कि साथ में उसके परिवार के सदस्यों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, जो व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है तो उस व्यक्ति की सोचने, समझने, निर्णय लेने की क्षमता तो प्रभावित होती है, बल्कि उसकी जीवन के जो भविष्य तय करने की बात की जाती है तो वो भी एक चिंता का विषय हमारे लिए पैदा होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस डिप्रेशन को या अवसाद को अगर हम अलग अलग दृष्टिकोण से देखें तो 3 प्रकार के दृष्टिकोण सामने निकल के आते हैं। चिकित्सा विज्ञान यानी कि मेडिकल साइंस की भाषा में डिप्रेशन क्या होता है या मानसिक रोग क्या होता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल आधार पर हम उसको किस तरीके से देखते हैं। और तीसरा आधार है ज्योतिषीय आधार, यानी कि ज्योतिष में किस प्रकार की ग्रहों की वजह से ये समस्या हमारे को देखने को मिलती है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो विश्व के 30 करोड़ लोग बाग डिप्रेशन, माइनर डिप्रेशन, मानसिक रोग से पीड़ित हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, ये एक चिंता का विषय नहीं है बल्कि बहुत गंभीर विषय है। और इस गंभीर विषय के बारे में एक ज्योतिषी होने के नाते और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते ये मेरा दायित्व है कि पहले तो मैं उन समस्याओं, उन कारणों के बारे में आपको चर्चा करूं और उनका निदान या उसका उपाय जो कि आसानी से हम कर सकते हैं पर चर्चा करूं। इसीलिए मैंने इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया है और इसके मैं 2 वॉल्यूम बनाने की मेरी रही, क्योंकि कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा है और दूसरा, इसको जब तक हम परिभाषित नहीं करें, इसके कारणों का पता नहीं लगाएं, तब तक आगे इस पर चर्चा करना बेकार है। और दूसरा जो वॉल्यूम मैं आपको दूंगा वो होगा आपका इसके निदान के संबंध में, उपाय के संबंध में। तो आज बात करते हैं कि डिप्रेशन जो बीमारी है या जो मानसिक बीमारी है, जो अवसाद है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे परिवार के किसी न किसी सदस्य के साथ में ये समस्या हमारे सामने देखने को मिलती है। सामान्यतः डिप्रेशन या ये बीमारी जो है वो 14 साल से 22 साल की उम्र के बच्चे अथवा बच्चियों में देखने को मिलती है, क्योंकि उनका वो एजुकेशन का टेन्योर होता है, ग्रोइंग एज होती है, टीनेजर होती है। तो उस प्रकार के एज ग्रुप में सामान्यतः शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उनके जो परिवर्तन होते हैं वो भी उनके लिए एक डिप्रेशन का कारण बनते हैं। पढ़ाई भी स्वाभाविक रूप से उनके लिए चिंता का कारण बनती है, डिप्रेशन का कारण बनती है। दूसरी ओर एक तबका है जिसकी उम्र है 30 साल से लेकर 40 वर्ष के बीच। ये एक ऐसी उम्र होती है जब व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की इच्छाएं, अपेक्षाएं, डिजायर्स, समस्याएं आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से देखने को मिलती हैं। तो 2 कैटेगरीज हो गई, एक 14 साल से लेके एक 22 साल का जो टेन्योर हो गया और दूसरा टेन्योर है 30 साल से लेके और 40 साल की उम्र के बीच। अब बात आती है कि पुरुषों और महिलाओं की जब बात की जाती है तो जो आंकड़े बताते हैं वो ये हैं कि पुरुषों की अपेक्षा में महिलाओं में डिप्रेशन ज़्यादा पाया जाता है
और अगर हम उसको प्रतिशत में आंकें या नापें तो 40% पुरुषों में डिप्रेशन या मानसिक बीमारी या अवसाद के रूप में ये पाई जाती है और 60% ये समस्या जो है महिलाओं में पाई जाती है। अब सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इसकी पहचान क्या है, हम कैसे माने कि व्यक्ति या महिला डिप्रेशन का शिकार है या मानसिक रोग से पीड़ित है। तो इसको भी क्लासीफाई करने के लिए मैंने 2-3 बातें क्लासीफाइड की हैं। वो ये कि जब मेडिकल साइंस की बात की जाती है तो चिकित्सा विज्ञान उसे एक मानसिक बीमारी के रूप में या अवसाद के रूप में परिभाषित करता है और उन्होंने उसको डर यानी कि फोबिया का नाम भी दिया। बाइपोलर डिसऑर्डर भी बोलते हैं मेडिकल साइंस में। अल्जाइमर भी इस बीमारी का एक हिस्सा है। डिमरेशिया, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, डिसलेक्सिया, ओसीडी, कमज़ोर याददाश्त होना या याददाश्त में डिप्रेशन होना चालू हो जाना, याददाश्त का खो जाना, भूलने की बीमारी और भ्रम जैसी अवस्था भी मेडिकल साइंस के हिसाब से मानसिक रोग के अंतर्गत आती है। और एक परिस्थिति और होती है जिसका नाम है मतिभ्रम। ये वो सब बीमारियां या लक्षण के रूप में है या मानसिक रोग के रूप में है जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। मनोविज्ञान में उसके अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है, ज्योतिष विज्ञान में उसे अलग तरीके से माना जाता है और मेडिकल साइंस उसे डिप्रेशन का नाम देता है। नाम कोई भी दिया जाए लेकिन कारण और परिणाम सबके समान ही हैं। अब विषय ये उत्पन्न होता है कि इसकी पहचान करने के 5-7 लक्षण हैं जो कि एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं। देखिए, डिप्रेशन की जो सबसे पहली पहचान होती है वो ये होती है कि जब आदमी सुबह उठता है तो सुबह उठते ही उसको ख़ास तौर पर उदासी महसूस हो, थकान सी महसूस करे या नेगेटिव विचार उसके दिमाग में पैदा हो, तो समझ लीजिए कि डिप्रेशन की ये पहली अवस्था है। या मान लीजिए थोड़ा सा काम करने के बाद उसे शारीरिक थकावट या मानसिक थकावट महसूस होती है, ये भी एक लक्षण है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। दूसरा, हर किसी गलती का स्वयं को जिम्मेदार मानना या स्वयं को उसके लिए दोषी मानना कहीं ना कहीं ये भी एक डिप्रेशन का लक्षण माना जाता है। दूसरा, कंसंट्रेशन बनने में दिक्कत आना, कंसंट्रेशन में फ्लक्चुएशन होना या जो काम हम कर रहे हैं और उस कार्य के दौरान हम किसी और अन्य कार्यों के बारे में सोचते हैं या उसको लेकर विचलित हो जाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक कारण है जो कि डिप्रेशन के रूप में जाना जाता है। दूसरा ये कि लगभग हर रोज़ ऐसा महसूस होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है या आपके सोने की जो फ्रिक्वेंसी है जो 5 से लेकर 8 घंटे के बीच में सामान्यतः हर व्यक्ति में देखने को मिलती है, अगर उसमें वो कम होने लग जाए या आपको लगे कि नींद कम आ रही है या नींद आने को लेकर आपको बेचैनी महसूस होती है, तो ये भी एक मनोवैज्ञानिक कारण है और एक चिकित्सकीय कारण भी इसको मानते हैं हम। दूसरी बात है कि आप जो भी एक्टिविटीज़ खुद करते हो या परिवार में कोई भी गतिविधियां संचालित होती हों या समाज के बाहर कोई भी गतिविधियां संचालित होती हैं, उन गतिविधियों के आपके ऊपर जो प्रभाव देखने को मिलते हैं वो ख़ास तौर पे नेगेटिव रूप में देखने को मिलते हैं। आप उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को करैक्टर के रूप में देख लेते हैं जिसकी वजह से आपके अंदर विचलन पैदा होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, कई बार कुछ लोगों में ऐसा देखने में आया है कि बार बार उनको ऐसा लगता है कि कहीं उनकी डेथ नहीं हो जाए, कहीं वो मर नहीं जाएँ, उनके मरने के बाद में उनके परिवार के सदस्यों का क्या होगा, उनके दोस्तों का क्या होगा। इस प्रकार की विचारधारा भी डिप्रेशन का कारण है। और एक सोसाइटल अटेम्प्ट यानी कि आत्महत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देने की प्रवृत्ति आपके अंदर डेवलप हो जाना या इस प्रकार की विचारधारा आपके अंदर बार बार फ्लक्चुएट करे, तो ये मान के चलिए कि ये सारे के सारे लक्षण मनोवैज्ञानिक लक्षण हैं, कारण हैं जो कि डिप्रेशन से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कि मेडिकल साइंस वाले कब मानते हैं कि व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो चुका है या डिप्रेशन का रोगी हो गया है या मानसिक रोगी हो चुका है। तो चिकित्सक विज्ञान यानी न्यूरोफिजिशियंस, न्यूरोसर्जन्स, साइकेट्रिस्ट, इन काफ़ी लोगों से मेरी डॉक्टरों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि अगर आपका अचानक वेट लॉस हो जाने लग जाए या वज़न घटने लग जाए या मान लीजिए आपको कोई हार्ट डिजीज़ हो जाए या आपके पेरेंटल बैकग्राउंड की वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम सताने लग जाए
दूसरा सबसे बड़ी बात है कि सिर दर्द, जिसे हम माइग्रेन का नाम भी आजकल देते हैं, माइग्रेन होना या सिर दर्द होना या इसकी फ्रीक्वेंसी सप्ताह में 2 या 3 बार हो जाना, ये निश्चित मान के चलना चिकित्सकीय विज्ञान के आधार पर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं। दूसरा ये कि अगर आपका बीपी सामान्यतः हाई रहता है या बीपी में फ्लक्चुएशन होता है, फ्लक्चुएशन से मतलब है कि कभी बीपी हाई हो जाता है और कभी बीपी लो हो जाता है, कभी आपकी दिल की धड़कन आपको महसूस होती है कि बढ़ रही है घट रही है, इस तरह की अगर घटनाएं आपके साथ में हो रही हैं तो चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिकल साइंस के हिसाब से इसे डिप्रेशन का नाम दिया जाता है। तो ये 2 आधार तो मैंने आपको बताया कि मनोवैज्ञानिक कौन से कारण हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन दिखता है, और चिकित्सा का विज्ञान या मेडिकल साइंस के आधार पर भी मैंने आपको कारण बताए। अब बात करते हैं तीसरा जो मूल आधार है जिसके लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया, वो है ज्योतिष। यानी ज्योतिष विज्ञान में ज्योतिषियों का या हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से व्यक्ति में डिप्रेशन, मानसिक बीमारियां, न्यूरो की प्रॉब्लम होना या याददाश्त का खो जाना या किसी चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी भूल जाना, इस प्रकार की जो सिम्टम्स हमारे सामने देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे 4 ग्रह ऐसे हैं विशेष रूप से जिम्मेदार हैं। उनमें सबसे पहला जो ग्रह है वो है चंद्रमा ग्रह। चंद्रमा चूँकि हमारे ज्योतिष में मन का कारक होता है और चंद्रमा एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करने में लगभग 2.25 दिन का समय तय करता है, यानी बहुत तेज़ी से वो एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है। तो व्यक्ति के अगर माइंड स्विंग्स हो रहे हैं या बार बार उसके डिसीजन मेकिंग में फ्लक्चुएशन आ रहा है, कॉन्फिडेंस फ्लक्चुएट कर रहा है, इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा का दुष्प्रभाव है या चंद्रमा आपकी कुंडली में गलत हाउस में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आपके इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं। दूसरा ग्रह है राहु। देखिए, राहु हमारे ज्योतिष में एक छाया ग्रह के रूप में है, लेकिन आप एक बात मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ से डरता है या किसी चीज़ को लेकर उसके मन में चिंता पैदा होती है, क्योंकि चिंता, डर इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, और जब कोई चीज़ फिजिकल अपीयरेंस में नहीं होती है और फिर भी हमारे लिए परेशानी का सबब बनती है या कारण बनती है, तो ये निश्चित मान के चलना कि वो राहु की वजह से ही हमारे सामने उपस्थित हो रही है। तो राहु भी कहीं ना कहीं ज्योतिषीय कारणों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिर आती है बात गुरु की, बृहस्पति की। बृहस्पति चूँकि हमारे सौर मंडल में काफ़ी बड़ा ग्रह है और हमारी पृथ्वी पर उसका काफ़ी बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। बृहस्पति को हम ब्रेन से या न्यूरो से जोड़ते हैं, और चूँकि ये समस्या भी कहीं ना कहीं मानसिक विकार, मानसिक बीमारी या डिप्रेशन जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी की व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर है, नीच का है, या उस पर राहु की दृष्टि है या केतु उसके साथ बैठा है या बृहस्पति राहु का योग है, तो ये मान के चलना कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं कभी न कभी इस अंतरदशा में या महादशा में मानसिक रोगी होगा या डिप्रेशन का शिकार होगा। बात करते हैं चौथे ग्रह की, जिसका नाम है मंगल। देखिए, मंगल चूँकि एक एग्रेसिव स्टार है, एनर्जेटिक स्टार है, मगर किसी की कुंडली में अगर वो मंगल नीच का है और मंगल का स्थान गलत जगह पर है, जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत जल्दी नर्वस हो जाता है, निराश हो जाता है या नेगेटिव थॉट्स उसके मन में आ जाते हैं, तो ये निश्चित मान के चलना कि मंगल उस व्यक्ति की कुंडली में नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। अब बात करते हैं आखिरी ग्रह, जिसका नाम है केतु ग्रह। देखिए, केतु ग्रह जो है वो भी एक छाया ग्रह है राहु ग्रह के समान, और राहु और केतु दोनों एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं। तो ऐसी स्थिति में जब किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु का प्रभाव होगा, तो ये निश्चित मान के चलना कि केतु की स्थिति शुभ नहीं होने पर ये मानना कि आप केतु की महादशा में, केतु के अंतरदशा में, केतु की प्रत्यंतर दशा में निश्चित रूप से आप डिप्रेशन के पेशेंट होंगे। और जहाँ तक सवाल है मेरे स्वयं का, तो मेरे खुद की कुंडली में जब शुक्र की महादशा में केतु का अंतर आया, तो उस समय पर मुझे लगभग 3-1 महीने डिप्रेशन का शिकार मुझे भी होना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि मैं डिप्रेशन का शिकार नहीं रहा हूँ, मैं भी इसी सिस्टम का एक पार्ट हूँ। और उस केतु की महादशा का उपचार करने के बाद मैं इस बीमारी से भी बाहर निकल के आया। मैं खुद स्वयं इस बात का एग्जाम्पल हूँ। तो कहीं ना कहीं ज्योतिषीय कारणों में 5 ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं। चंद्रमा मुख्य रूप से जिम्मेदार है, दूसरे स्थान पर आता है राहु, तीसरे स्थान पर बृहस्पति, चौथे स्थान पर नीच का मंगल,
और 5वें स्थान पर केतु। इन पांचों ग्रहों में से अगर 2 ग्रह आपके सही जगह पर नहीं बैठे हैं तो आप ये निश्चित मान के चलना कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का मानसिक रोग, डिप्रेशन, न्यूरो की प्रॉब्लम, याददाश्त का कमज़ोर होना, डरना, भयभीत होना, चिंतित होना, बहुत जल्दी नर्वस हो जाना, माइंड स्विंग्स होना, इस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। तो आज मैंने जो चर्चा की वो ये चर्चा की कि डिप्रेशन या अवसाद या मानसिक रोग किसे कहते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, और इसको मैंने 3 भागों में विभाजित किया। वो था आपका एक ज्योतिषीय कारण, दूसरा कारण रहा मेडिकल साइंस का, और तीसरा कारण रहा मनोवैज्ञानिक कारण। और चूंकि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी कि ये सामान्यतः 14 वर्ष से 22 साल की उम्र में ज़्यादा देखने को मिलता है, और 30 साल से 40 साल की उम्र में भी ये अधिकांशतः व्यक्तियों के साथ में देखने को आया है। जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है तो ये जो मैंने एज ग्रुप आपको बताया है, सामान्यतः इस प्रकार के एज ग्रुप वाले व्यक्ति मेरे पास बहुत ज़्यादा है और उनको इस प्रकार की समस्या का काफ़ी सामना करना पड़ा है। और चूँकि मैंने बताया कि ये बीमारी या डिप्रेशन महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है और पुरुषों में कंपेरेटिवली कम होता है, जिसका प्रतिशत 40% पुरुषों में और 60% महिलाओं के रूप में देखा जा सकता है। और आप खुद को मैंने बताया कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार 30 करोड़ लोग बाग डिप्रेशन के या मानसिक बीमारी के या पागलपन के या एक लूनेटिक पर्सन के रूप में हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसी गंभीर चुनौती है हमारे विश्व के लिए, जो कहीं ना कहीं हमारे समाज के युवा वर्ग को और ऐसे एनर्जेटिक व्यक्तियों को खोखला कर रही है, जो कहीं ना कहीं हमारे समाज, हमारे परिवार और हमारे देश के विकास के अंदर अपना योगदान अदा करते। अब आप लगा लीजिए कि विश्व का अगर 30 करोड़ व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होगा तो कहीं ना कहीं उसका योगदान कुछ भी नहीं होगा। तो मैन पावर होने के बावजूद भी ऐसे मैन पावर एक डिप्रेशन के शिकार होने की वजह से हमारे समाज को, हमारे परिवार को और हमारे विश्व को किसी भी प्रकार का योगदान देने में असफल होते हैं। तो समस्या तो बहुत चिंतनीय है, विचारणीय भी है। और मैंने ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य भी सिर्फ यही था कि क्या ये बीमारियां के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, क्या ये क्यूरेबल है या नहीं है। मैं आपको साफ बता दूं, जब व्यक्ति मन से स्ट्रांग होता है और मानसिक रूप से जब सुदृढ़ होता है तो वो किसी भी विपरीत परिस्थितियों का बड़ा आसानी से मुकाबला कर सकता है। तो मैं अगला जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा वो होगा कि डिप्रेशन के जो कारण हैं उनका क्या उपाय है, यानी मेडिकल साइंस में उसका क्या उपचार है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक तरीके से हम कैसे उसका निदान कर सकते हैं। और तीसरा है ज्योतिषीय ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे हम इस बीमारी से निजात प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और दावा भी करता हूं कि हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में जो भी उपाय आपको सुझाए जाएंगे उसमें आपके द्वारा अगर इस प्रकार के सुझावों को या इस प्रकार के जो उपाय हैं अगर अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी समस्याओं का तो समाधान करेंगे ही, बल्कि अपने आसपास के वातावरण में भी अगर ऐसे कोई मानसिक रोगी या डिप्रेशन के शिकार हैं आप उनकी सहायता करने में भी सफल होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।